नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 बिहार पॉलिटी स्पेशल की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने आपको 9th क्लास का मैराथन दिया था और वहाँ पे आपको हमने पॉलिटी में क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे गए थे। और साथ में आज हम 10th पॉलिटी का मैराथन आपके लिए लेके आए हैं और ये भी जो है बीपीएससी के पीआईक्यूज पर आधारित है, सारांश होगा और सभी चैप्टर्स का एक साथ हम यहाँ पे आपका मैराथन लेके आए हैं। और एनसीईआरटी एससीईआरटी से जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है, तो हम एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 मार्च को पूछा गया था आरजेडी की स्थापना, तो उसका वर्ष यहाँ पे दिया गया है, तो आगे हम चर्चा करेंगे। साथ में जो टीजीटी का पेपर हमने आपको हल कराया था वहाँ भी जो कुछ प्रश्न आए थे इसी पेपर से आए थे। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने आपके लिए जो है क्विज स्टार्ट किया है यूट्यूब पर। तो हमने इससे पहले एक क्विज का एक वीडियो बनाया है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा हो, और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्विज को कैसे एक्सेस करना है। और वहाँ पे आपको आपके पूरे सब्जेक्ट्स के जो है करंट अफेयर्स तक के जो है आपको डेली क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से अपडेट किए जाएंगे। आज 15 क्वेश्चंस अपडेट किए गए हैं, तो आप जाके उनको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी 9th क्लास का कर लिया है। और आते हैं यहाँ पे आपको नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में दिया, तो यहाँ पे लगे हाथ आपको जानकारी हो जाए कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का, उसके तहत भारत के संविधान में भाग 4 का के अंतर्गत और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और इसको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था संविधान में, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और आपको जो है यहाँ पे मूल कर्तव्य को आपको पता होना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में, आपको 3 ऑप्शंस दे देगा, 3 आपको दे देगा जो है मूल कर्तव्य, 1 दे देगा कुछ और आपसे पूछेगा कि कौन से इसमें जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं या नहीं है। तो आप इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा से इसको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। और यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका महत्वपूर्ण है सबसे आखिरी वाला, यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसको जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा, जो 11वां मूलभूत अधिकार है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब इसको ऐड किया गया था मूल कर्तव्य को तो इनिशियली 10 थे, कितने थे, 10 मूल कर्तव्य थे। और इसके बाद फिर ये बढ़ के कितने हो गए, ये बढ़ के हो गए 11वां था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके चैप्टर्स हैं सत्ता की साझेदारी, संघवाद आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाति धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल। ये जो चैप्टर आपका राजनीतिक दल है यहीं से आपका आरजेडी का प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा लोकतंत्र के परिणाम है। और यहाँ पे आपका भारत की संविधान उद्देशिका के बारे में दिया गया है, हालांकि हमने पिछले क्लास में इसको डिस्कस कर लिया है, तो अब इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले चैप्टर पे आते हैं सत्ता की साझेदारी। और यहाँ पे आपको सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, तो उनको हम पहले देख लेते हैं। और जो आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहली चीज़ है कि बेल्जियम और श्रीलंका का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। और यहाँ पे बेल्जियम के बारे में बताया गया कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसकी सीमाएँ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। और इसके अलावा जो बेल्जियम की कुल आबादी है उसका 59% हिस्सा है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है, डच भाषा बोलता है। और 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है वो हम पहले आपको बता दें। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए, ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र, तो ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। और ब्रुसेल्स जो है हेडक्वार्टर्स भी है नाटो का, आपने पढ़ा होगा नाटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इससे प्रश्न भी बीपीएससी टीआरई में आया था, तो ये आपका ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और इसके अलावा आपसे यूरोपियन यूनियन का पूछे तो यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे थे, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह हुई। फिर बेल्जियम ने जो है जो बेल्जियम के जो दोनों धड़े हैं, ठीक है, एक जो डच भाषी थे और जो फ्रेंच भाषी थे, इन्होंने आपस में जो है कंप्रोमाइज़ करते हुए, बात आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपने लिए संविधान बनाया और साथ में आगे एडजस्ट किया चीज़ों को। फिर वहीं दूसरा आपको श्रीलंका का उदाहरण दिया गया है।
आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीलंका के बारे में, एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और आपको पता है कि श्रीलंका जो है तमिलनाडु से या भारत से जो है किस जल संधि के माध्यम से अलग होता है, तो पाक जल संधि। तो ध्यान रखिएगा, पाक जल संधि, PALK, पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक जल संधि के माध्यम से जो है श्रीलंका तमिलनाडु से अलग होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और श्रीलंका की जो आबादी है करीब 2 करोड़ के आसपास है, हरियाणा के बराबर। और सबसे प्रमुख यहाँ पे ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में आपसे पूछा जा सकता है तो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है, तो सिंघली है। तो ध्यान रखिएगा, सिंघली जो ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप है, सबसे ज़्यादा है, उनकी आबादी 74% है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना कि वेलोन जो है वो फ्रेंच भाषी हैं और फ्लेमिश जो है वो डच भाषी हैं। आगे बढ़ते हैं। और फिर जो है श्रीलंका के बारे में दिया गया कि वहाँ पे जो कुछ हिंदुस्तानी तमिल भी हैं, और वो हिंदुस्तानी तमिल कौन थे, तो वो औपनिवेशिक शासनकाल में जब ब्रिटिश भारत में थे उस समय बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो अधिकतर सिंघली भाषी लोग हैं बौद्ध हैं। तो जो सिंघली भाषा के जो लोग हैं 74% आबादी है, उन्होंने अपने आप को क्या किया, थोपा जो, और सभी जो माइनॉरिटीज़ थे उन पे थोप दिया अपने आप को। और ये बौद्ध धर्म का इन्होंने जो कह सकते हैं कि दिक्कत पैदा हुई आगे चल के, जैसे कि श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। तो बहुसंख्यकवाद का मतलब आप पहले समझ लीजिए कि बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बहुसंख्यकवाद क्या है, यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुसंख्यकवाद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई मेजॉरिटी में है कम्युनिटी, तो वो अपने जो है उसको एक दिमाग में रहेगा कि हम अपने मन चाहे ढंग से, हमारा ज़्यादा जनसंख्या है, हमारी ज़्यादा आबादी है, तो हम अपने हिसाब से शासन को चला सकते हैं, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी हम अवहेलना कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, तो 1948 में, याद करिए TRE में प्रश्न पूछा गया है, PRT में प्रश्न पूछा गया था कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो 1948। प्रश्न कहाँ से लिया गया था, तो यहाँ से लिया गया था। क्लियर है। उसके बाद फिर जो है 1956 में जो है कानून बनाया गया कि तहत तमिल को दरकिनार कर दिया गया और सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिंघली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था, 1956 में। और नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बात करें तो सिंघली सबसे ज़्यादा 74% है। इसके अलावा श्रीलंकाई तमिल है, बहुत कम में, भारतवंशी तमिल है, ये भी कम है। ठीक है, और मुसलमान भी यहाँ पे कुछ हद तक है, और सिंघली सबसे प्रमुख यहाँ पे समुदाय है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंकाई तमिलों ने, जो श्रीलंकाई तमिल थे, इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बनाई, तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, जो उनके ऊपर थोपा गया था, और शिक्षा रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। फिर वहाँ पे जो गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, किसमें स्टार्ट हो गया, तो जो तमिल ग्रुप था, तमिल और साथ में सिंघली में, और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीलंका में सिंघली और तमिल के बीच में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, 2009 में। अब आते हैं बेल्जियम के बारे में, पढ़ लेते हैं। तो बेल्जियम के बारे में 1970 से 1993 के बीच, पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो बेल्जियम को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो ध्यान रखिएगा 1830 में, वर्ष याद रखिएगा 1830 में। और ये कहाँ से बना था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1830 है ये, ठीक है। और ये कहाँ से बना था, तो ये जो है उत्तरी नीदरलैंड से इसको अलग किया गया था, उत्तरी नीदरलैंड से अलग होके बेल्जियम बना था, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान में 4 संशोधन इन्होंने किए, और इसलिए किए थे कि देश में जो रहने वाले हैं किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी मिलजुल कर रह सकें। श्रीलंका के जस्ट उलट यहाँ पे किया गया, आपस में यहाँ पे मिलजुल कर रह रहे हैं। और बेल्जियम के मॉडल, जो बेल्जियम का मॉडल है, तो इसमें कुछ जो स्पेशल चीज़ें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं गृह युद्ध के बारे में। तो गृह युद्ध क्या होता है, तो किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे संविधान में अब बेल्जियम मॉडल को देख लेते हैं। बेल्जियम मॉडल के अंतर्गत पहला पॉइंट है, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। ठीक है, तो डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहती है, और संविधान में इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसद का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है
केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बेल्जियम मॉडल के अंतर्गत। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। तो समान प्रतिनिधित्व ये शब्द ध्यान रखिएगा बेल्जियम मॉडल के रिगार्डिंग। फिर फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है यहाँ पे केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की भी सरकार बेल्जियम में काम करती है, जिसे सामुदायिक सरकार बोलते हैं। और इस सरकार का जो चुनाव होता है केवल एक भाषा बोलने वाले ही लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वो जहाँ भी रहते हैं, वे इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो बेल्जियम की व्यवस्था है ये बेहद ही सफल रही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है यूरोपीय संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट। तो ध्यान रखिएगा यूरोपियन संसद जो है कहाँ पे स्थित है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। और जब अनेक यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। तो ध्यान रखिएगा ब्रुसेल्स जो है मुख्यालय किसका है, यूरोपीय संघ का। ठीक है, और यूरोपीय संसद कहाँ पे स्थित है, तो बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में। इसके अलावा ब्रुसेल्स किसका हेडक्वार्टर, तो नाटो का भी। तो नाटो का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो ब्रुसेल्स में है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है, हमने आपसे बताया था। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब मिली थी, 1830 में, उत्तरी नीदरलैंड से। आगे बढ़ते हैं। अब सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों होती है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अगर बंटवारा हो जाता है तो विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि चीज़ें जब लिख दी जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो है कम हो जाता है। फिर सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक माना गया है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि जो है सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। जैसे भारत में सत्ता की साझेदारी है तो जो है लोकतंत्र की आत्मा के रूप में निकल के आती है। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है अलग अलग भागों में, और उसके अलावा जो है केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायती राज स्तर में सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी जो है कहाँ पे देखने को मिलती है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और पंचायती राज स्तर पे। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाए और लोग इसी ढर्रे से रहें। आगे बढ़ते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जो है हमें सहयोग करें। सत्ता की साझेदारी के रूप में आते हैं। और आप साथ में ये भी कमेंट कर दिया करिए कि अगर आपको जो है अगली क्लास किसकी चाहिए, ठीक है, हम उस पर भी डिसाइड कर सकते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें। फिर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे पहला क्या है, शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। जैसे भारत में है, हम इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वितरण, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे विधायिका एक तरफ है, कार्यपालिका एक तरफ है, ठीक है, और एक तरफ न्यायपालिका है। तीनों बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज मतलब होता है समान वितरण। ठीक है, एक ही लाइन पे जब सभी होते हैं तो क्षैतिज वितरण हो गया, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, और इस सरकार के विभिन्न अंग माने जाते हैं। ठीक है, और ये जो है कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, इस तरीके से व्यवस्था की गई है। अगर केंद्र सरकार कोई गलत कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है असंवैधानिक घोषित कर देता है। ठीक है, फिर है और दूसरे पे इसी प्रकार अंकुश रखता है। ठीक है, हमने इससे पहले भी आपसे बात किया था कि विधायिका अगर कोई गलत का जो कार्यपालिका अगर कोई गलत पर्पज से कानून लेके आएगी तो विधायिका उसको रोक सकती है। संसद, विधायिका माने संसद रोक सकती है। और कार्यपालिका एक हिसाब से जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होती है। आगे बढ़ते हैं। और हमारे देश में कार्यपालिका जो है सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश भी रखती है। तो इसलिए जो है इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिस्टम ऑफ बैलेंस एंड चेक्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस या फिर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। ठीक है, और ये सत्ता की साझेदारी का एक रूप है जो भारत में भी पाया जाता है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए केंद्र सरकार या संघ सरकार। ठीक है,
प्रांतों या राज्यों के लिए प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को अलग अलग नाम से कहा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। और राज्य सरकारों के नीचे क्या होता है, तो जो है नगर पालिका और पंचायत होते हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर कौन होता है, केंद्र सरकार, फिर उसके नीचे राज्य सरकार, और उसके नीचे कौन होता है, जो है पंचायती। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार जो है ये क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्षैतिज वितरण है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। फिर है, सत्ता के बंटवारे को हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता के एक व्यक्ति या समूह हाथ में न रहे। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रेशर ग्रुप से प्रश्न आया था, पीआरटी में भी प्रश्न आया था, याद करिए। प्रेशर ग्रुप दबाव समूह से प्रश्न आया था, तो यहीं से लिया गया था उस प्रश्न को। तो लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को सक्रिय देखते हैं, और इन्हीं हित समूह को हम दबाव समूह कह सकते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करते हैं। तो ये जो है दबाव बनाते हैं, और दबाव बनाने वाले समूह को हम दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, और ये जो है मतलब कई प्रकार के ग्रुप्स हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग भी हो सकता है, किसान वर्ग भी हो सकता है, औद्योगिक मजदूर वर्ग भी हो सकता है, और कई संगठित हित समूह भी हो सकते हैं। और ये एक्टिव रहते हैं और ये सत्ता की साझेदारी में भी भागीदारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला चैप्टर है संघवाद। संघवाद में शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप होता है। जैसा कि अभी हमने देखा, भारत के केस में ऊपर सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार और सबसे नीचे पंचायती राज व्यवस्था। हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे इस चैप्टर पर, जिसे हम संघवाद कहते हैं। ठीक है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायती राज स्तर में जो व्यवस्थाएं बटी हुई हैं उसी को हम संघवाद कहते हैं। और संघवाद के बारे में इस क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। और हम भारतीय संघवाद इंडियन फेडरलिज्म के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा भी यहाँ पे करेंगे। अब आते हैं, समझते हैं संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है। तो यहाँ पे पहले हम बेल्जियम का उदाहरण देख लेते हैं कि इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपनाई। ठीक है, तो बेल्जियम ने एकात्मक शासन नहीं अपनाया, उन्होंने कौन सी प्रणाली अपनाई, संघीय शासन प्रणाली। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संघीय शासन प्रणाली के उदाहरण में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे हमने आपको संसदीय और राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली के बारे में क्वेश्चन दिखाया था, तो वैसे अगली बार आपसे जो है संघीय शासन प्रणाली से प्रश्न पूछ सकता है। और यहाँ पे श्रीलंका में बात करें तो श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी वहाँ पे है, और जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता, ध्यान रखिएगा, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच में बट जाती है। संघीय व्यवस्था में आमतौर पर दो सरकारें होती हैं। कौन कौन सी, तो एक सरकार जो पूरे देश के लिए होती है जिससे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, राज्य प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जिसमें शासन के दिन प्रतिदिन काम होते हैं, और सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर, ध्यान दीजिएगा, संघवाद में, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र होती, केंद्र सरकार अपने ज्यूरिडिक्शन में स्वतंत्र होगी और राज्य सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होगी। और इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अधीन होकर काम। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार भी होगा, राज्य सरकार भी, लेकिन राज्य सरकार वो केंद्र सरकार के अधीन काम होकर काम करेगा अगर होगा तो। और संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी खुद की शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए केंद्रीय सरकार को जवाबदेही नहीं होती है। और ये दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। और संघीय व्यवस्था के यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आपको ये फिगर दिखा दे रहे हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे दिया गया फैक्ट कि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 देशों में संघीय व्यवस्था है।
ठीक है। तो संघीय शासन व्यवस्था है और 25 देशों में है संघीय शासन व्यवस्था। आप उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए, संघीय शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ पे है, कनाडा में है, यूएसए में है, ब्राज़ील में भी है, अर्जेंटीना में है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण देश हैं। इसके अलावा भारत तो है ही, भारत ध्यान रखिएगा, रूस ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखिएगा, इतने उदाहरण आप ध्यान रखिएगा संघीय शासन व्यवस्था के। और कुल अगर बात करें तो 193 देशों में से 25 देशों में जो है संघीय शासन व्यवस्था है। अब आते हैं संघीय शासन व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करते हैं। तो पहला क्या है कि यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनको अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे भारत सरकार या केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगी तो पूरे भारत पे सभी नागरिकों पे लागू होगा। वहीं किसी मान लीजिए बिहार राज्य में या उत्तर प्रदेश राज्य में कोई राज्य सरकार कानून बनाएगी तो वो भी जो उत्तर प्रदेश में निवासी रह रहे हैं उनके ऊपर एक समान रूप से लागू होगी। तो वही चीज़ है कि दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती हैं, इनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संघवादी व्यवस्था में या संघीय शासन व्यवस्था में विभिन्न स्तरों की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार या पंचायती राज व्यवस्था के जो अधिकार क्षेत्र होते हैं संविधान में, यहाँ सब संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। तो ध्यान रखिएगा, जो संघीय शासन व्यवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो कौन सी है, लिखित संविधान। लिखित संविधान के माध्यम से जो भी दिक्कतें हो सकती हैं, जो भी डाउट कन्फ्यूजन हो सकता है उसको दूर किया जाता है और इसी को जो है इंटरप्रेट करती है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई ऐसा मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। फिर संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के संघीय ढांचे को अगर बदलना है, अगर उससे संबंधित कोई कानून आएगा तो लोकसभा और राज्यसभा के अलावा आधे से ज़्यादा राज्यों को जो हो मतलब उनकी भी जो है परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर कौन है, संघीय शासन व्यवस्था में व्याख्या कौन करता है, अदालतों की। तो अदालत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, संविधान और विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करता है, अधिकार है इनको। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है, ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में विवाद के बीच में। विभिन्न स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। फिर है कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। पहला क्या है, देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। इसके अलावा साथ में क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। आप भारत से इसको देख कर जोड़ के देख सकते हैं। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती। पहला है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना और दूसरा है कि एक दूसरे पर भरोसा होना, ठीक है। तो आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों चीज़ पक्ष पाए जाते हैं। पहला आपसी भरोसा, दूसरा साथ रहने की सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका कौन सा है, अधिक, ये ध्यान रखिएगा, अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं। ये हुआ था यूएसए में। यूएसए में जो राज्य थे उनको एक किया, वो आपस में एक हुए, ठीक है। और इसलिए जो है अधिक जो है जो 50 राज्य वहाँ पे 50 राज्य की बराबर 2-2 सीटें हैं केंद्र में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और पहला तरीका है संघीय शासन व्यवस्था में जो यूएसए में है, कौन सा है कि अधिक, ठीक है, 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। तो जो छोटे छोटे राज्य थे उनको एक कर दिया गया था वहाँ पे। और इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो है अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता और साथ में जो है केंद्र की अलग नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड में यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, तो ध्यान रखिएगा। और इस तरह पर संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है। जैसे हमने बताया, अमेरिका में 50 राज्यों को बराबर सबको 2-2 सीटें हैं, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं। फिर है, और वो केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं, ठीक है। फिर है संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका जो भारत में अपनाया गया है, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों को गठित करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, भारत, बेल्जियम और स्पेन इस प्रकार वाली संघीय शासन व्यवस्था के उदाहरण हैं, जहाँ पे भारत में क्या किया गया, राज्यों को
बनाया गया, ठीक है, राज्यों को बनाया गया और उनको जो है एक गठन किया गया, फिर उनको एक करके भारत का निर्माण किया गया। और राज्य चाह के भी, भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्य चाह के भी जो है भारत से अलग नहीं हो सकते, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। भारत के केस में देखेंगे तो केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। फिर अब विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं, आप भारत से कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में संघीय शासन व्यवस्था। तो आज़ादी के कुछ समय बाद अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए थे, ये आपको मालूम है। और भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया था। तो ये भी प्रश्न आपसे जो है परीक्षा में पूछा गया था, याद होगा पीआरटी में 15 मार्च को, कि भारतीय संविधान ने जो भारत को क्या घोषित किया, तो भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। तो ये भी प्रश्न आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने का लाभ क्या होता है कि आपको हूबहू प्रश्न मिल जाते हैं। फिर इसमें संघ शब्द नहीं आया था, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। पहला था संघ सरकार या केंद्र सरकार और दूसरा था राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था में तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से। फिर संविधान में मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। और कैसे कैसे, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या रखे गए, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, ठीक है, जो पूरे भारत के लिए जरूरी हैं। और ये जो है प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गया, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, ठीक है। उनमें जो पूरे भारत के लिए एक ही तरह की नीतियों की जरूरत है, इसलिए इनको संघ सूची में रखा गया है। और आप कमेंट करके बताइए कि जो संविधान में अनुसूचियाँ बनाई गई हैं, जो है इन सूचियों को कहाँ पे रखा गया, किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 3 प्रकार की सूचियों को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि संघ सूची यानी केंद्र सरकार ही केवल कानून बना सकती है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में भी प्रश्न पूछा गया, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। तो पुलिस और कृषि याद रखिएगा, पुलिस और कृषि हमेशा राज्य सूची के विषय हैं और राज्य सूची में वर्णित विषयों में सिर्फ राज्य सरकारी कानून बना सकती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा महत्वपूर्ण है समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य साझी दिलचस्पी में आते हैं। और इन विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार को भी है, केंद्र सरकार को भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब दोनों कानूनों के बीच में टकराव होगा, द्वंद्व होगा, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो केंद्र सरकार चूंकि मजबूत है, बड़ी है, तो इसलिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। क्लियर है, किसमें, समवर्ती विषय में। समवर्ती विषय में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, अगर कोई डाउट होगा, कोई टकराव होगा, तो केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून होगा वो मान्य होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, तो आपको पता है कि भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी हैं, तो भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र सरकार को दी हैं। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है किसको अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से किसको दी गई थी। फिर अगला है कि यहाँ एक सवाल उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो संविधान के अनुसार बाकी बचे यानी अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और अनुच्छेद 371 में इन प्रावधानों की बात की गई है, विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। और ये किस लिए दिया गया है, तो स्वदेशी लोगों को उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण वगैरह के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप की बात करें तो आपको पता है चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और इसके अलावा दिल्ली भी आपको पता है, और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। इन क्षेत्रों वाले राज्यों को अधिकार नहीं है, इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार को। इसीलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है, यानी केंद्र द्वारा शासित।
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा जब यूनियन टेरिटरी की बात आएगी, केंद्र शासित प्रदेश की बात आएगी, तो उसके मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करेगा, तो उसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एलजी नहीं करते हैं, दिल्ली में एलजी होते हैं तो एलजी नहीं करते हैं, कौन करता है, तो राष्ट्रपति। क्यों करते हैं, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। और अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो बंटवारा किया गया संविधान के द्वारा, अकेले संसद इस व्यवस्था को बदलाव नहीं कर सकती, यानी जो संघीय व्यवस्था है उसमें अकेले जो संसद बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, ध्यान दीजिएगा, 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना चाहिए और फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा उसे मंजूर करवाना पड़ता है। तो इसलिए भारत की संघीय व्यवस्था को यथावत बनाने के लिए संविधान ने जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रावधान दिया है कि कम से कम लोकसभा राज्यसभा से तो करना ही पड़ेगा 2/3 बहुमत से कम से कम आधे राज्यों को, ठीक है, कि विधानसभाओं से मंजूर करवाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई भी विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकारें चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के भी अधिकार दिए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक तथ्य आपको दिया गया, पोखरण, जहाँ भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे, राजस्थान में पड़ता है। तो पोखरण राजस्थान में पड़ता है। आप कमेंट करके बताइए कि पोखरण में परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया था। आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, तो संघीय व्यवस्था की बात करें तो भारत में अगर संघीय व्यवस्था की सफलता की बात करें तो लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को यहाँ पे देना होगा। और कैसे देना होगा, तो इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संग रहने की इच्छा हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाषाई राज्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। और भाषाई राज्य के बारे में अगर बात करें तो जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी थी भारत के आज़ाद होने के बाद, तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। और हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे भी प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न किससे पूछा गया था, फजल अली कमीशन से। फजल अली कमीशन से प्रश्न पूछा गया था। और फजल अली कमीशन जो कि 1956 में उसकी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो डिटेल में हम उसको करेंगे आगे चलकर। और इसके अलावा जब भारत आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे जेबीपी कमेटी एक आई थी, ठीक है। तो जेबीपी कमेटी के बारे में भी हम आज से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि 1953 में, कब, 1953 में आंध्र प्रदेश जो है पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था। फिर अब भाषा नीति, तो भाषा नीति के बारे में बात करें, यहाँ से भी आपके टीआरई में प्रश्न पूछे गए हैं। तो भाषा नीति में हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% अब भारतीयों की भाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। संविधान के में ध्यान रखिएगा, संविधान में हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची 8, ठीक है। तो अनुसूची 8 में रखा गया है 22 भाषाओं को। राज्यों की अपनी राजभाषाएं होती हैं। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद होना चाहिए था। तो ध्यान रखिएगा कि जब भारत का संविधान बना था तो अंग्रेजी का प्रयोग कब तक के लिए, मतलब वहाँ पे परमिशन दी गई थी संविधान में, तो 1965 तक। ये बोला गया था कि 1965 तक अंग्रेजी को जो है जारी रखा जाएगा, फिर 1965 में इसको रोक दिया जाएगा। लेकिन फिर जो है केंद्र सरकार ने जो है, ठीक है, जो गैर हिंदी भाषी थे उन लोगों ने मांग किया, प्रदेशों ने मांग किया था कि अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखा जाए। तो इसलिए 1965 के बाद आज तक चलता आ रहा है, क्लियर है। तो केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा लिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो गृह युद्ध की स्थिति हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं जैसे साउथ के स्टेट्स हैं तो वो तो इंग्लिश पे ही डिपेंडेंट है, तो इस वजह से, बाकी उनकी लोकल लैंग्वेज तो है ही। फिर राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी को थोप सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। गठबंधन सरकार क्या होता है, तो गठबंधन सरकार में एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे भारत में एनडीए है, एनडीए इस समय सत्ता में है, इससे पहले यूपीए था, ठीक है। तो यूपीए जो जिसकी मेन पार्टी कांग्रेस है, और इस बार ये इंडिया गठबंधन के नाम से लड़े हैं, ठीक है। तो इंडिया गठबंधन को आपका फुल फॉर्म पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में। यूपीए का आपसे पूछा जा सकता है, एनडीए का आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीए का क्या होता है और इंडिया का क्या होता है।
आगे बढ़ते हैं, केंद्र राज्य संबंधों को देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में अगर देखें तो जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की और ये ऐसा हुआ भी है। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकार को भंग कर देती थी, यानी राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन और इस संघवाद की भावना के अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। तो 1990 के बाद स्थिति काफ़ी बदल गई। ध्यान दीजिए, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया था, जो आपको टीजीटी का प्रश्न पत्र कराया गया था। देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 1990 के बाद गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी और इससे सत्ता की साझेदारी और राज्यों सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। जब गठबंधन सरकार जब भी आती है तो क्षेत्रीय दलों की महत्व बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब देखिए बिहार का महत्व, जैसे बिहार से जो है जो जदयू है जिसके नेता नीतीश कुमार हैं वो एनडीए गठबंधन को सहयोग दे रहे हैं और साथ में जो है जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है साउथ से आंध्र प्रदेश की, ठीक है, उसने जो है एनडीए गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट दिया। अगर ये लोग सपोर्ट खींच लेंगे तो सरकार गिर भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या होगा, आंध्र प्रदेश को वैल्यू मिली राज्य के तौर पे। ठीक है, तो इसलिए जब भी गठबंधन होता है तो राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की संस्कृति बढ़ जाती है। और इस प्रवृत्ति से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला भी दिया था और जो है क्या फैसला दिया था कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को मनमाने ढंग से जो है उसको भंग नहीं कर सकती है। तो इसलिए संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी और संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। तो ध्यान रखिएगा, जब संविधान बना था तो संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी उतनी मजबूत नहीं थी जितनी अब है। क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले दिए गए जहाँ पे जो केंद्र सरकार द्वारा अतिक्रमण किया जाता था राष्ट्रपति शासन लगा के, उसको रोका गया। आते हैं भारत की भाषाई विविधता की बात करते हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल जो डाटा है, जनगणना में 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि कितने लोगों ने, तो 1300 से अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा में लोगों ने दर्ज कराया है और जो है 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया जिसे अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। ये आपको पता है। ठीक है, और भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश भी है और सबसे बड़ी भाषा जो है हिंदी है और हिंदी 44% लोगों की मातृभाषा। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे टेबल देख लीजिए, जो 22 भाषाएँ हैं, अनुसूचित भाषाएँ हैं 22। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और हिंदी का आपको यहाँ परसेंटेज दिया गया, बाकी इसमें महत्वपूर्ण आपको और BDMS, ठीक है, 2003 में ऐड किया गया था BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया था 2003 में। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी ऐड किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ पे डिटेल में आप देख लीजिए और बाकी आपको प्रश्नों के माध्यम से आपको जो यूट्यूब पे कराया ही जा रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था और राज्य पुनर्गठन आयोग को ही फजल अली कमीशन बोला जाता था। ठीक है, तो फजल अली आयोग और फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा 2 सदस्य और भी थे। आगे बढ़ते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण की बात करें तो जो है तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का है जो प्रांतीय सरकार के नीचे आती है। और विकेंद्रीकरण होता क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, तो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इससे होता क्या है, तो स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है और इससे UPSC तक में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, तो स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है विकेंद्रीकरण से और लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आपको पॉइंट में देकर प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अब विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 1959 में पंचायती राज व्यवस्था, अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ पे जो है लागू किया गया था, तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। संवैधानिक संरक्षण 1992 में मिला है, लेकिन उससे पहले जो राज्य चाहता था वो अपने हिसाब से कर सकता था। ठीक है, लेकिन संविधान द्वारा जब दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि पूरे भारत में लागू करना होगा, ये फ़र्क होता है। तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं,
वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में 1992 में कदम उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, बाकी हम आपको क्विज के माध्यम से भी आपको एक प्रश्न करा देंगे। अगर हम आपसे पूछें कि जो 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है, तो ये किस समिति की अनुशंसा के बाद आया था, ठीक है, यानी किस समिति की अनुशंसा इससे पहले हुई थी जिसके कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो आपको कमेंट करके नाम बताना है कि वो कौन सी समिति थी जो 1992 के इस कानून से पहले जो है आई थी, और उसी के जो अनुशंसाएं हैं उनको मानते हुए जो है सरकार ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया था। तो आपको उस समिति का नाम बताना है। क्लियर है? तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी हम आपको बता देंगे अगर आपको नहीं मालूम होगा। स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता होती है। पहले नहीं थी लेकिन अब बाध्यता है। क्यों है? क्योंकि जो संविधान में वर्णित हो चुका है। फिर निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जनजातियों की, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें भी आरक्षित हैं। इसके अलावा कम से कम 1/3 पद, ध्यान रखिएगा 33% जो सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं पंचायत में। फिर हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग, ध्यान रखिएगा राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो आपको अभी यहीं पे क्लियर कर दे रहे हैं, राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग में फ़र्क क्या होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं वो होता है केंद्रीय चुनाव आयोग, और केंद्रीय चुनाव आयोग जो किसका किसका कराता है, ठीक है। तो यहीं पे ECI में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिए, पहला है राष्ट्रपति, तो पहला प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, फिर दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। इसके अलावा लोकसभा का कराते हैं, राज्यसभा का कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के, ठीक है। तो राज्य विधानसभाओं के और जो चुनाव होते हैं तो ये सब कौन कराता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। राज्य चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासी निकायों को भी देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग होती है, ठीक है। और गांव के स्तर पर मौजूदा स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और कहीं कहीं कुछ अलग नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो ग्राम पंचायत होती है, और एक तरीके का परिषद होता है ग्राम पंचायत, और इसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। तो आपसे पूछे ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 21 वर्ष। और सदस्य जो है ये वार्डों द्वारा चुने जाते हैं, और इन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है, और इनका चुनाव गाँव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए कहते हैं। पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है ग्राम पंचायत। अब ध्यान दीजिए, पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में होता है। और यहाँ आपसे प्रश्न पूछे कि ग्राम सभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए 18 वर्ष, ठीक है। और इसके सदस्य होते हैं, और ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए, इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। फिर है स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है, और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो है पंचायत के ऊपर जो है मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत आएगा। फिर इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है, और जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी सदस्य के रूप में होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो जिला परिषद होता है, जिला परिषद में लोकसभा और विधानसभा के चुने गए सांसद और विधायक भी शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। और जिला परिषद का प्रमुख जो होता है वो इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, जिला परिषद अध्यक्ष कह लीजिए। फिर स्थानीय शासन प्रणाली जो संस्थाओं में शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, और बड़े शहरों में नगर निगम होता है, ठीक है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, इनका चुनाव होता है। और नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेयर कब होता है, मेयर कहाँ होगा, तो नगर निगम, जहाँ पर नगर निगम होगा वहाँ मेयर होगा, ठीक है। और नगर पालिका प्रमुख जो है वो जो है नगर पालिकाओं में होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्राज़ील के प्रयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण का है, तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये आप ध्यान रखिए कि जो है विकेंद्रीकरण में जो है 20,000 लोग मतलब हिस्सा लेते हैं, उनसे कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो एक बार देख लीजिएगा आप। बजट लगभग जैसे एक शहर की बात की गई है, पोर्तो एलेग्रे, यहाँ पे बताया गया कि 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करते हैं, भागीदारी करते हैं। तो बड़ी बात है ये।
फिर ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। तो ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होगा। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं, तो ये भी आपको समझना होगा। फिर पंचायत के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, लोग बड़े उत्साह में भाग भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती, आपको भी पता है। आपने शायद सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा कि ग्राम सभा की कोई नियमित बैठक होती है। और अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार भी नहीं दिए गए, ये भी बात सही है। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीआरटी से लेके टीजीटी तक के, और पीजीटी में भी कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको कराए हैं। तो जो सोर्स देखा जाए तो 9, 10th और 11th एनसीईआरटी। तो अभी आज हम आपके लिए 10th एनसीईआरटी लाए हैं, और समय निकाल के हम आपके लिए 11th एनसीईआरटी ले आएंगे। और 11th एनसीईआरटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी टॉपिक्स आपको सबसे महत्वपूर्ण है पॉलिटी की दृष्टि से, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, श्रम का लैंगिक विभाजन है। तो श्रम का लैंगिक विभाजन क्या होता है? तो काम के बंटवारे का वह तरीका जिसके घर के अंदर सारे काम परिवार की औरतें करती हैं। तो लैंगिक विभाजन का होता है मतलब लिंग के आधार पर विभाजन, ठीक है। पुरुष होगा तो बाहर का काम करेगा, महिला होगा तो घर की काम करेगी, तो इस प्रकार। और लैंगिक असमानता का आधार क्या माना गया? तो स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं मानी गई है, बल्कि इन दोनों के बारे में जो प्रचलित रूढ़ छवियाँ हैं, तयशुदा सामाजिक भूमिकाएँ हैं, ठीक है। समाज ने जो गढ़ दिया कि महिलाएँ हैं तो घर के अंदर रहेंगी, जो पुरुष है तो बाहर जाएंगे। फिर जो है इसमें औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने की और बच्चों का पालन पोषण, ठीक है। तो श्रम के लैंगिक विभाजन में ऐसा चीज़ होता है। हालांकि अब चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, और महिलाएं जो हैं अन्य क्षेत्रों में काफ़ी आगे जा रही हैं। फिर श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की चार दीवारी में सिमट के रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का जो हिस्सा है वो 50% आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में अगर देखेंगे तो उनकी भूमिका नगण्य नहीं है। आप लोकसभा सांसदों को देखेंगे तो महिलाओं की जो संख्या है बहुत कम है। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट देने के अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट देने के अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलन ने औरतों को व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई, और ऐसे आंदोलनों को हम नारीवादी आंदोलन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि महिला आंदोलन जो हुए हैं औरतों के लिए, ठीक है, कि पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में बराबरी होनी चाहिए, उसको हम नारीवादी आंदोलन बोलते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है। आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे समाज की बात करें तो आपको पता ही कि प्रति प्रधान समाज है। महिलाओं की साक्षरता की दर मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। और यहाँ पे आप भारत का मैप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम आपको एक मैप की भी क्लास दे देंगे, जिससे आपको जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। प्रति प्रधान का मतलब क्या होता है? तो पिता का शासन। इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए तो देश के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या प्रतिशत में बताई गई है। विश्व का औसत 24 है। तो ध्यान रखिएगा कि जो विश्व का औसत है 24 है महिलाओं की, ठीक है। राष्ट्रीय संसदों में जो महिलाओं की संख्या है विश्व का औसत 24 है, और भारत का 11.8 है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और अब तो बदल गया है, लेकिन अभी थोड़ा पहले का है, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो ध्यान रखिएगा। कई बार बीपीएससी क्या करता है, एनसीईआरटी से प्रश्न बनाता है, फिर एनसीईआरटी का उतना अपडेट नहीं रहता, उसी को फाइनल आंसर भी मान लेता है, तो ये भी देखा गया है। और यहाँ पे देखिए तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% पहुँच सकी है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कि जो 2024 का इलेक्शन हुआ है उसमें कितनी फीसदी महिलाएं सांसद बनी हैं। फिर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित कर देनी चाहिए। तो आपको पता है कि आरक्षित हो चुका है, किससे आरक्षित हो चुका है? तो नारी वंदन अधिनियम 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो 106 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि इसको कब से दिए जाने की बात की गई है। अभी तो नहीं दिया जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक कानून क्या होते हैं, फैमिली लॉस क्या होते हैं? तो विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून पारिवारिक कानून के अंतर्गत आते हैं। और देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। और गांधी जी, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी ने कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें किसने जो है माना था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो आपका आंसर था महात्मा गांधी।
और धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो गांधी जी के धर्म का भी मतलब समझिए, कोई पार्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, कि उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। फिर हम महिला आंदोलनों का क्या मतलब है, कहना है कि जो है सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की एकता की ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है यहाँ पे आयरलैंड का, ठीक है, तो उत्तरी आयरलैंड का यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, अगर आपको याद हो, बीपीएससी टीआरई पीआरटी में, ठीक है, पीआरटी में एक प्रश्न पूछा गया था, हमको क्लियरली वो प्रश्न ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो आयरलैंड से ही कुछ जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे फिर से। तो प्रश्न वो पूछा ही गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह से जोड़ना सांप्रदायिकता है। तो सांप्रदायिकता क्या है, जब एक धर्म को ज़्यादा फेवर दिया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता बोलते हैं। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है और इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है, ठीक है। यानी सांप्रदायिक सोच में राजनीतिक सोच किस पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है और इस मान्यता के अनुकूल सोचना ही सांप्रदायिकता है। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। पहला कैसे, तो सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में दिखती है। धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बाद, ठीक है, आपस में ही जो डेली लाइफ है वहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों में दिखता है ये। फिर सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यहाँ कोशिश होती है कि बहुसंख्यक, ठीक है, कोशिश जो है बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। उनको ऐसा लगता है कि हम मेजॉरिटी में हैं तो हमारा शासन होना चाहिए। फिर सांप्रदायिक आधार पर, और दूसरा स्वरूप क्या है, सांप्रदायिक आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा स्वरूप होता है। इसमें क्या होता है, धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने का काम करते हैं। फिर कई बार सांप्रदायिकता जो है हिंसा, दंगा और नरसंहार का रूप ले लेती है। फिर आते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन पे। तो आपको पता है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन है और हमारे संविधान निर्माता इसके प्रति सचेत भी थे, इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसके आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। पहला चीज़ क्या है कि भारतीय राज्य ने, अभी प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया। आपको याद होगा प्रश्न था कि भारत का राजकीय धर्म क्या है, तो भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं, यही हमारी धर्मनिरपेक्षता है। और जो है भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी भी देता है। अनुच्छेद 25 से 28 याद करिए, धार्मिक स्वतंत्रता। फिर संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ में ही जो है संवैधानिक जो संविधान है धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे छुआछूत वगैरह की इजाज़त नहीं देता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बुराई हैं, जो सामाजिक बुराई हैं, उनको दूर करने का भी प्रयास संविधान करता है। जैसे छुआछूत को हटाया गया किस अनुच्छेद के माध्यम से, तो अनुच्छेद 17। फिर आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए भी एक चुनौती है, एक खतरा। तो ध्यान रखिएगा सांप्रदायिकता बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और फिर है जाति और राजनीति, जातिगत असमानताएं। वर्ण व्यवस्था के बारे में आप जान लीजिए। वर्ण व्यवस्था क्या होता है, तो जाति समूहों का पदानुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहते हैं और किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उसके नीचे होते हैं, ठीक है। और आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही वर्ण व्यवस्था जो हमारे समाज में चली आ रही थी, तो वही आपकी वर्ण व्यवस्था है। और अगर हम बात करें जातिगत असमानता की, तो जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा पूरे विश्व में जो जाति व्यवस्था भारत में पाई जाती है वैसी व्यवस्था पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो जाति पर आधारित जो विभाजन है वो सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं वर्ण व्यवस्था पर। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव, उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंतज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था पहले, और इसीलिए जो है इससे रिलेटेड आपने ज्योतिबा फुले जी का योगदान सुना होगा। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार, रामास्वामी नायकार जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज बनाने में की बात की, और इनसे रिलेटेड हम आपको प्रश्न भी लाएंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे बता नहीं रहे हैं ताकि आपके लिए सरप्राइज भी रहे और आप प्रश्नों को कर भी पाएँ।
जैसे पेरियार से संबंधित आपको पूछा जाता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और राजनीति में अगर बात करें तो राजनीति में जाति का क्या योगदान है, तो राजनीति में जो है सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित होती कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों में उनके हितों जैसा कोई मेल नहीं होता है, ये मानना होता है। और राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। कैसे कैसे, तो जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो जाति को देखती है, तो मतदाताओं की जाति को हिसाब में रखती है। जब सरकार का गठन किया जाता है तो ये भी ध्यान दिया जाता है कि विभिन्न जातियों को जो है जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं, ठीक है। फिर सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वो राजनीतिक समर्थन पाने के लिए और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। उनसे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हो जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। यानी एक व्यवस्था से जो क्या हुआ कि दलित का वोट भी बराबर है और एक जो है बड़े जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनका भी वोट बराबर है, एक अमीर का भी वोट बराबर है और एक गरीब का भी वोट बराबर है। और भारत की जो व्यवस्था देखी जाए तो उसमें जैसे इलेक्शंस होते हैं तो जो निचला वर्ग है वो ज़्यादा वोट देता है, ये भी देखा गया। और जो अमीर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो वोट कम देते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जनगणना में जो भारत की जनगणना होती है उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती अलग से दर्ज की जाती है, ठीक है। और ये जो है क्यों करी जाती है, क्योंकि सरकारी अनुसूची में दर्ज है। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति SC और ST की अलग से जनगणना होती है, ठीक है, अलग से गिनती दर्ज की जाती है। और अनुसूचित जातियों में जिनको दलित कहा जाता था वो हिंदू जाति आती है जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। फिर अनुसूचित जनजातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है वे समुदाय शामिल है जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं। और 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का फीसद 8.6% था। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता, महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी में 2011 जनगणना के अनुसार देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा, SC का हिस्सा, शेड्यूल कास्ट का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6%। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जाति के अंदर राजनीति। इसके बारे में यहाँ बताया गया थोड़ा बहुत, उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है फैक्ट के हिसाब से। अब आते हैं आपका ये रंग भेद, हमने आपसे डिस्कस किया था। तो रंग भेद के बारे में कहाँ पे हमने पढ़ा था, तो अफ्रीका में पढ़ा था। नेल्सन मंडेला के बारे में जब हमने पिछले चैप्टर में देखा था। और यहाँ पे जो है अछूत की बात की गई यहाँ पे, तो ठीक है, अछूत के साथ में भी एक हिसाब से रंग भेद ही होता है एक हिसाब से, ठीक है। तो छुआछूत और ये सब जो है पोएम दिया गया, तो कोई बहुत वैसे काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर आपका राजनीतिक दल, ठीक है। और राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल का अर्थ आप समझ लीजिए सबसे पहले। तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जाता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। वे लोगों को समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और सामाजिक आधार पर तय होती है। राजनीतिक दलों के प्रमुख 3 हिस्से होते हैं। पहला नेता हो गया, दूसरा सक्रिय सदस्य हो गया यानी पार्टी के सदस्य हो गया, अनुयायी या समर्थक जो सदस्य नहीं है लेकिन समर्थक है। राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं, तो दल चुनाव लड़ते हैं और अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। और भारत में क्या होता है, तो भारत में दल के नेता जो होते हैं वही उम्मीदवार चुनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो है अमेरिका में क्या होता है कि कुछ अमेरिका जैसे देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं, लेकिन भारत में जो है दलों के नेता जो है वो उम्मीदवार चुनते हैं। जैसे कह लीजिए मोदी जी और अमित शाह है तो वो बीजेपी से संबंधित जो भी सांसद खड़ा होगा इलेक्शन में उसको वो डिसाइड करेंगे। फिर दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियाँ और कार्यक्रम चुनते हैं। तो ये आपको आसान है प्रश्न और कोई इसमें बताने वाली बात नहीं है। फिर है पार्टियां देश के कानून निर्माण में, आपसे प्रश्न पार्टियों से पूछा गया था क्या क्या कार्य होते हैं, तो पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानून पर औपचारिक बहस होती है। दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका में रहते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद भी करते हैं। फिर जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। राजनीतिक दल की ज़रूरत क्या है भारत में, या
कहीं भी, तो कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा अगर राजनीतिक दल ना हो। ठीक है, अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो कौन वादा करेगा। ठीक है, फिर अगर सभी लोग अगर निर्दलीय खड़े हो जाएंगे तो किसी का कोई मैनिफेस्टो ही नहीं रहेगा कि हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है बड़े जो नीतिगत बदलाव हैं वो जो है कभी भी चुनावी वायदे की स्थिति में होगा ही नहीं। जब चुनावी वायदा ही नहीं किया जाएगा तो उसको पूरा कैसे करेंगे। ठीक है, फिर निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों के काम के लिए जवाबदेह होंगे, जो जहाँ से चुना जाएगा वो वहीं के लिए काम करेगा। तो इसलिए जो है देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। इस वजह से राजनीतिक पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उन पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी भी ज़रूरतें होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। तो इसलिए राजनीतिक दल का महत्व है, उनका होना जरूरी है। राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। अब राजनीतिक दलों के बारे में देख लेते हैं। भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से भी ज़्यादा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो 750 से ज़्यादा। फिर कई देशों में सिर्फ एक दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है, जिसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है, हमने बात भी किया था 9th क्लास में। फिर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब हो गया कि कम से कम 2 पार्टियां तो हुई, 2 से अधिक भी होती हैं, और साथ में उन्हें सत्ता में आने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सत्ता में पहले से सरकार थी वो इतना मजबूर कर दे विपक्ष को कि वो मतलब कुछ कर ही ना पाए। फिर दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने के ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में जनरली देखा जाए तो बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि बीजेपी कभी भी जब इलेक्शंस लड़ती है किसके नाम से लड़ती है? एनडीए के नाम से। ठीक है, जब सरकार बनती है तो एनडीए की सरकार बनती है। 14 में भी बनी थी, 24 में भी बनी है, 19 में भी बनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बीजेपी उसकी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए की। ऐसे ही जब कांग्रेस सरकार बनती है तो यूपीए की। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एनडीए का फुल फॉर्म हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा कि आपने सही बताया गलत। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए का जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिर भारत में ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा गया कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, और 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव जो है, और साथ में वाम मोर्चा। 3 हो गए। तो ये यूपीए हो गया जो कांग्रेस वाला है, और ये एनडीए हो गया बीजेपी वाला, और वाम मोर्चा। 3 थे महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। और यहाँ पे राष्ट्रीय दल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया था। कई पार्टियां पूरे देश में फैली होती हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना होता है। तो हर पार्टी का निर्वाचन आयोग में पंजीकरण होता है। फिर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधा देता है, इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है। तो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो है राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार कर सकता है केवल। और इसके अलावा जो है मान्यता प्राप्त दल भी कहते हैं इनको। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाया कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट पाकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। और आपने हाल में सुना होगा कि आम आदमी पार्टी को, किसको? आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। ठीक है, और वहीं बात की जाए तो टीएमसी से, और इसके अलावा एनसीपी थी, टीएमसी एनसीपी, इनसे क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय दल का जो था वो छिन गया था, क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया वो कम हो गया था। फिर जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है तो कम से कम 2, ठीक है, और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करेगी तो उसे अपने राज्य का राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी राज्य में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को विधानसभा चुनाव में कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करना पड़ेगा, कम से कम 6%, और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करेगा तो उससे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलेगी। फिर से पढ़ लेते हैं, राज्य का क्लियर हो गया होगा। अब लोकसभा चुनाव में जब राष्ट्रीय पार्टी की बात आएगी तो लोकसभा चुनाव की बात होगी, तो इसमें जो है कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का 6% हासिल करना होता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी, तभी राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलेगी।
अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पार्टियों के बारे में दिया गया और यहीं से आपसे प्रश्न पूछा गया था और जो आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला है आपका कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ध्यान रखिएगा कि 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी थी। बस आपसे यही पूछेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी ये काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठित हुई थी, स्वर्गीय काशीराम जी के नेतृत्व में, बीएसपी जिसको आज बोलते हैं। फिर आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का आपसे प्रश्न पूछा गया था टीआरई में, जो हमने आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो जो है ध्यान रखिएगा कि भारतीय जनसंघ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठित किया था। कब? 1951 में। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय जनसंघ जो है कब बना था या किसने बनाया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। और 1980 में बीजेपी बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी कब बनी है? 1980 में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। और इसके अलावा याद करिए पीआरटी वालों, दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि दीनदयाल उपाध्याय किसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर था एकात्म मानववाद। तो एकात्म मानववाद या समग्र मानववाद, ठीक है, एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इससे प्रश्न आया था। तो यहीं से आपसे प्रश्न लिया गया था। तो दीनदयाल उपाध्याय के विचार समग्र मानवतावाद या एकात्म मानववाद, वहाँ एकात्म मानववाद दिया गया था और एकात्म मानववाद नाम से उन्होंने पुस्तक भी लिखी है। तो दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक है एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दीनदयाल उपाध्याय समग्र मानवतावाद के लिए जाने जाते हैं, एकात्म मानवतावाद के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और बीजेपी का जो कब बना था भारतीय जनता पार्टी, तो 1980 में। प्रश्न आपको हम ऑलरेडी करा चुके हैं इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पूछे 1925, आरएसएस पूछे 1925। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आरएसएस दोनों की स्थापना 1925 में हुई है, ध्यान रखिएगा। फिर 1964 में फूट पड़ी थी और माकपा इससे अलग हो गई थी। ठीक है, बाकी इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। ठीक है, तो CPIM ध्यान रखिएगा, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 1964 में बनी है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पता ही आपको कि कांग्रेस पार्टी इसको जब कहते हैं और सबसे पुराना दलों में से एक, 1885 में इसको स्थापना की गई थी। कैसे की गई थी हमने डिटेल में देखा है। फिर जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, याद करिए कि निम्नलिखित में से किसने, टीआरई के प्रश्न याद होंगे आपको, तो निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। तो आपका आंसर वहाँ जवाहरलाल नेहरू था, इसीलिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि भारत में एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया था। क्लियर है। फिर 1970-71 तक लगातार और फिर 1980 से 89 तक जो है इन्होंने देश पर शासन किया। 1989 के बाद इस दल के जन समर्थन में कमी आई है। फिर जो है गठबंधन सरकारों का दौर आया है। आगे बढ़ते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, ठीक है, जिसमें और ये NCP जो है कांग्रेस पार्टी से विभाजन हुआ था, अलग हुई थी NCP और ये 1999 में बनी थी, जिसके जो मेन लीडर हैं वो कौन है? शरद पवार है। ठीक है, महाराष्ट्र में NCP। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब भारत का राज्य के हिसाब से दिया गया। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? तो आपका यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये बिहार है और बिहार के जो पार्टियाँ उनके बारे में यहाँ पे दिया गया। क्या क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहला है जनता दल। ठीक है, तो जनता दल की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में। राष्ट्रीय जनता दल RJD, ठीक है, RJD की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। यही तो प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो राष्ट्रीय जनता दल ये ध्यान रखिएगा 1998 में। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया था। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013। तो ये चारों याद रखिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है। बाकी इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियाँ, वो सब आपको ध्यान नहीं रखनी है। आगे बढ़ते हैं, और राजनीतिक दलों की कुछ चुनौतियां हैं। पहला चुनौती क्या है कि पहली चुनौती की पार्टी के भीतर जो है आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी भी आज के डेट में किसी भी पार्टी की बात करें तो आंतरिक लोकतंत्र किसी भी पार्टी में नहीं झलकता है, एक तरफा फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चुनौती है वो क्या है? वंशवाद की चुनौती। ठीक है, जैसे कांग्रेस पे वंशवाद के अगर आरोप लगते रहें तो बीजेपी सरकार जो है वहाँ पे आप देखेंगे तो बड़े बड़े मंत्रियों के, ठीक है, जो पुत्र लोग हैं वो भी सांसद बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं।
ठीक है। इसके अलावा आपको पता भी है कि जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कोशिश मतलब यही होती है राजनीतिक पार्टियों की कि जो विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वहाँ पे उनके लोग हों, ठीक है। फिर तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। ये आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं पार्टियों के लिए, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों की। और चौथी क्या है, विकल्पहीनता की स्थिति, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में कुछ प्रयास किए गए हैं। कौन से? पहला, विधायकों और सांसदों को दल बदल से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है, ठीक है। और ये कौन सा संशोधन अधिनियम था? तो 52वां 1985 में किया गया था, दल बदल कानून लाया गया था और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। और नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। और इस कानून से दल बदल में कमी आई है, इससे पार्टी के विरोध का स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला लेता सांसद और विधायक उसे मानता है। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत जो है चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को, ध्यान दीजिए, अपनी संपत्ति और खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा और शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जनता को भी पता रहे कि हमारे प्रतिनिधि कौन है, कितना बार जेल गए हैं, कितना जो है गलत कांड किए हैं, ठीक है। फिर चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना, आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी तक नहीं बनाया गया लेकिन बनाया जाना चाहिए। फिर राजनीतिक दल महिलाओं को खास अनुपात में 1/3 टिकट जरूर दें, इसका भी कुछ प्रावधान होना चाहिए। फिर चुनाव का खर्च सरकार उठाए, ये सब जो है सुझाव हैं, ठीक है। क्योंकि सभी पार्टियों के पास बराबर जो है संसाधन नहीं होते। जैसे इस बार इलेक्शन हुआ तो जितना जो है सत्ता दल के पास पैसा था उसके मुकाबले 10% भी जो है दूसरे पार्टियों के पास में नहीं था, तो इतना भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं आपका लास्ट चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम पे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लासेस कैसी लगी। और हम आपके एनसीईआरटी से जितना भी है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपसे हिस्ट्री के एनसीईआरटी लेके आएंगे। हमने ऑलरेडी हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से जो है बीपीएससी के हिसाब से पढ़ा रखा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम आपको एनसीईआरटी भी करा देंगे ताकि आपको जो इस बात की जो है आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आपने एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ली है। और लोकतंत्र को जो है बात करें तो सबसे बेहतर विकल्प क्यों बताया गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया था। नागरिकों में समानता को बढ़ाता है, व्यक्ति को गरिमा को बढ़ाता है, ये भी ऑप्शन में था। फैसलों में बेहतरी आती है, टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है, इसमें गलती को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो लोकतंत्र इसलिए बेहतर, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। प्रश्न दोबारा भी पूछा जा सकता है, टीजीटी का पेपर आपने देखा हो तो। और ध्यान रखिए टीजीटी का पेपर पीआरटी में, पीआरटी का टीजीटी में कहीं भी घूम सकता है। और हमने आपको तो पीजीटी का पेपर भी कराया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि सब आपस में जुड़े हुए हैं। और लोकतंत्र की बात करें तो जो है कुछ कायदे कानून के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ तो यह पता कर सकता है आरटीआई के माध्यम से, ठीक है। और इसी को पारदर्शिता बोलते हैं, जब हम सरकार से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ शासन में पारदर्शिता है आरटीआई के माध्यम से। फिर नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार है। और सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप बताइए कमेंट करके कि किस वर्ष भारत में लागू किया गया है। प्रश्न आपसे टीआरई में पूछा गया था, याद होगा। तो सूचना का अधिकार भारत में जो लागू किया गया, यहीं से प्रश्न लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसा देती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं। फिर एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर हो क्या है कि अब वैध शासन व्यवस्था है, ठीक है। यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो वैध शासन व्यवस्था है, या सुस्त हो सकती है, आलसी हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है। आपसे सब पॉइंट्स प्रश्न में दिए गए थे जो आपको कराए गए थे। लेकिन लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी भी हो सकती है, ठीक है। तो लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी भी हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को अपना शासन व्यवस्था, लोगों की अपनी शासन व्यवस्था, इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव मिलता है। और ये कहाँ ज़्यादा पता चलता है, जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं होती वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। जब लोगों से पूछा जाता है तो वो खुलकर कहते हैं कि जो है हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें एकात्मक शासन नहीं चाहिए। तो अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो लोकतंत्र अपने लिए अपने आप से ही समर्थन पैदा कर लेता है, क्योंकि लोकतंत्र की वो काबिलियत है, लोकतंत्र की वो विशेषताएँ हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि लोकतांत्रिक शासन से क्या नहीं हो पाया, तो आप कहेंगे उच्चतर आर्थिक समृद्धि हम हासिल नहीं कर पाए हैं लोकतंत्र होने के बावजूद।
फिर तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, जैसे हमसे चाइना बहुत आगे है ग्रोथ में, ठीक है, लेकिन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव भी बेहतर है क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे होते हैं लॉन्ग टर्म में। आगे बढ़ते हैं, असमानता और गरीबी में कमी। तो आर्थिक समृद्धि की बात खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत होता है कि आर्थिक असमानता को कम करेंगे, ठीक है। जहाँ एकात्मक शासन है वहाँ तो जनता जो है सरकार से कुछ उम्मीद कर भी नहीं सकती है, लोकतंत्र में तो कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं। और वोट के माध्यम से सरकार के खिलाफ अगर हम वोट देते हैं तो फिर सरकार हमारी मांगों को सुनने लगती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं को 2 शर्तों को पूरा करना होता है। कौन कौन सी है? तो गौर करना जरूरी होता है कि लोकतंत्र को सीधे साधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है, बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, ठीक है। यानी अगर सरकार है तो उसको नहीं सोचना होगा कि हम हिंदू वर्ग को लेकर चलें या मुस्लिम वर्ग को लेकर चलें, सबको एक साथ में लेकर चलना होगा, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को, जितने भी पारसी वगैरह जितने भी मतलब हैं, सबको साथ में लेकर चलना होगा। खासकर अल्पमतों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। बहुमत का तो रखना ही पड़ेगा, अल्पमत यानी सबको बराबर लेकर चलना पड़ेगा। फिर सरकार की जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज़ नहीं होती है, और देश को अगर आगे बढ़ना है तो सबको समान लेके चलना पड़ेगा। फिर यहाँ भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार पर बहुसंख्यक के समूह का शासन नहीं माना जा सकता, ठीक है। फिर लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। फिर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यवस्था या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे, तो प्रश्न हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं, ठीक है। और जिन्होंने इससे पहले टीजीटी का जो है 9th-10th का प्रश्न पत्र नहीं देखा वो जरूर देखें, ठीक है। जो हमने सॉल्व कराया हिस्ट्री पॉलिटी का, वहाँ पे जो आपसे पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए वो 9th और 10th NCERT से पूछे गए थे, TRE 2 के। और गरिमा और आज़ादी की चाह लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्था इस चीज़ को मानती हैं। फिर लोकतांत्रिक सरकार सदा नागरिकों के अधिकार का सम्मान नहीं करती, ठीक है, ये भी एक बात है। और यहाँ स्त्रियों की गरिमा का उदाहरण ले लें तो महिलाओं के साथ में गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है, ठीक है। तो महिलाओं के साथ में गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र के लिए जरूरी शर्त है। अब इससे बाहर भारत के केस में आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को भी उस तरीके से जो है सशक्तिकरण होना चाहिए, उस तरीके से उनको मौके मिलना चाहिए। फिर लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। ये चलता रहता है कि लोकतंत्र में अब ये बेहतर हो सकता है और बेहतर हो सकता है, इससे और बेहतर हो सकता है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता है, साथ में लोगों की प्रज्ञा से प्रजा से जो है नागरिक बनने की गवाही भी देता है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में हम अपनी आवाज़ उठा पाते हैं, हम खुलकर बोल पाते हैं कि ये सरकार गलत कर रही है, ये सरकार सही कर रही है, ठीक है। तो जो असंतोष जताते हैं हम किसी चीज़ को लेकर, तो ये साफ दर्शाता है कि हम प्रजा नहीं रह गए, हम नागरिक भी बन रहे हैं, जिम्मेदार नागरिक भी बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। और इसके अलावा अब जो अगला आपका मैराथन आएगा वो आएगा क्लास 11th NCERT से, जो आपका 9th-10th को सबको कवर कर लेगा, ठीक है। 9th-10th को सबको कवर कर लेगा, और वो सबसे कह सकते हैं, और उसको ऊपर हम डायरेक्ट इसीलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि अब आपको एक बैकग्राउंड अच्छा बन गया और अब आप यहाँ से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और साथ में कम्युनिटी सेक्शन में, यूट्यूब चैनल पे हमारे कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप क्विज को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बाकी हमने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आज हमने 15 क्वेश्चंस अपडेट किए थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, कुछ हिस्ट्री के थे, कुछ पॉलिटी के थे, तो देख लीजिएगा। कल से हम प्रॉपर जो है सभी सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चंस रखने का प्रयास करेंगे, और आप लोग जो है प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें। साथ में जो आपको प्लेलिस्ट बताई गई आप उनको जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।